चेतना, कॉन्शियसनेस, ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। आखिर ये है क्या? क्या ये कोई स्विच है जिसे हम ऑन या ऑफ करते हैं, या फिर कुछ और? आज का विज्ञान हमें बताता है कि हमारी चेतना, हमारा अनुभव एक बहते हुए दरिया की तरह है। तो चलिए, आज इसी दरिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। हमारी इस पूरी यात्रा के लिए हम एक सदी से भी ज्यादा पुराने एक ख्याल को अपना गाइड बनाएंगे। ये ख्याल विलियम जेम्स ने 1890 में दिया था। उन्होंने कहा था कि चेतना कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक धारा है, एक स्ट्रीम है। जरा सोचिए इस बारे में। एक नदी, वो कभी रुकती नहीं, उसका पानी हर पल बदलता रहता है। और जानते हैं, हमारी चेतना भी बिल्कुल वैसी ही है। विचारों, भावनाओं और एहसासों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह, जो कभी भी एक पल के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। तो आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। हम सबसे पहले अपनी सामान्य जागृत अवस्था से शुरू करेंगे। यह हमारी बेसलाइन है। फिर हम रात की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे, यानी नींद और सपनों की दुनिया में। इसके बाद हम सम्मोहन और ध्यान जैसी कुछ बदली हुई अवस्थाओं को जानेंगे, और फिर सतह के भी नीचे अचेतन मन की गहराइयों में झांकेंगे। और आखिर में हम उन बड़े बड़े सिद्धांतों पर भी नजर डालेंगे जो इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं चेतना की धारा, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में यह आपकी अपनी बिल्कुल निजी दुनिया है। आपके ख्याल, आपकी भावनाएं, आपके आसपास की दुनिया को देखने और महसूस करने का आपका बिल्कुल अनोखा तरीका। कोई दूसरा इसे ठीक वैसे महसूस नहीं कर सकता जैसा आप करते हैं। और मनोविज्ञान भले ही इसे सीधे सीधे नाप ना सके, लेकिन इसकी अलग अलग अवस्थाओं को समझकर ये पता लगाता है कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं जागृत चेतना से, मतलब वो अवस्था जिसमें हम और आप अभी इस वक्त हैं। इसे हमारी बेसलाइन या आधार माना जाता है, क्योंकि बाकी सभी अवस्थाओं की तुलना इसी से की जाती है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है, जब हम पूरी तरह जागे हुए हैं, सतर्क हैं और दुनिया के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो जब हम जागे होते हैं तो दिमाग में चल क्या रहा होता है? ज्यादातर कंट्रोल हमारे दिमाग के सीईओ के पास होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही हिस्सा प्लानिंग करने, फैसले लेने और ध्यान लगाने जैसे सारे जरूरी काम करता है। इसी की वजह से हम किसी एक चीज पर ध्यान दे पाते हैं, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके कोई काम पूरा कर पाते हैं। चलिए अब दिन से रात की तरफ चलते हैं और चेतना की सबसे आम लेकिन उतनी ही रहस्यमयी बदली हुई अवस्था को समझते हैं, नींद। हर रात हमारा दिमाग बंद नहीं हो जाता, बल्कि वो एक बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी सफर पर निकल जाता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो हमारी सेहत के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, नींद के मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं, एनरेम और रेम। पहला है एनरेम। ये शरीर के लिए रिपेयर टाइम है, जैसे गाड़ी रात भर के लिए सर्विस स्टेशन पर खड़ी हो। लेकिन फिर आता है रेम, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो स्टेज है जब हमारा दिमाग लगभग जागने जितना ही एक्टिव हो जाता है। हमारी आंखें पलकों के नीचे तेजी से घूमती हैं और हम सबसे अजीब, सबसे मजेदार और यादगार सपने देखते हैं। और हाँ, दिन भर की यादों को पक्का करने के लिए भी यही स्टेज सबसे जरूरी है। मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं और ख्यालों तक पहुंचने का एक शाही रास्ता है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली विचार था। हालांकि आज की न्यूरोसाइंस हमें एक अलग ही कहानी बताती है। आज के वैज्ञानिक सपनों को, यादों को सहेजने और हमारे इमोशंस को बैलेंस करने की प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। ये वो वक्त है जब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को फाइल करता है और इमोशनल बैलेंस बनाने में मदद करता है। नींद के अलावा भी चेतना के और भी कई रूप हैं। इन्हें कहते हैं परिवर्तित अवस्थाएं या ऑल्टर्ड स्टेट्स। ये हमारी रोजमर्रा की जागृत अवस्था से कोई भी बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ अपने आप होती हैं तो कुछ जानबूझकर भी पैदा की जाती हैं। तो चलिए मन की कुछ और असाधारण अवस्थाओं की खोज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम्मोहन की, यानी हिप्नोसिस। अब फिल्मों में तो इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई किसी के मन पर कब्जा कर रहा हो, पर असल में ये उससे बहुत अलग है। असल में ये गहरी एकाग्रता की एक हालत है, एक ऐसा स्टेट जहां इंसान बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदर के अनुभवों पर ध्यान देता है और सुझावों के प्रति ज्यादा खुला हो जाता है। मनोविज्ञान के लिए ये ध्यान और सुझाव की शक्ति को समझने का एक बहुत मजबूत जरिया है। तो विज्ञान इस बारे में क्या कहता है?
एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है छिपे हुए पर्यवेक्षक की। इसके मुताबिक हिप्नोसिस की गहरी अवस्था में भी हमारे मन का एक हिस्सा चुपचाप एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देख रहा होता है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ब्रेन स्कैन्स ने यह साबित किया है कि हिप्नोसिस सच में दर्द के एहसास को बदल सकता है। ये दिमाग के उस हिस्से की एक्टिविटी को कम कर देता है जो दर्द के सिग्नल को प्रोसेस करता है। नतीजा, हमें दर्द कम महसूस होता है। चेतना को बदलने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है मनोसक्रिय दवाओं के जरिए। ये पदार्थ सीधे हमारे दिमाग की केमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये उन न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं जो हमारी सोच, हमारा मूड और दुनिया को देखने के हमारे तरीके को कंट्रोल करते हैं। इस तरह ये हमारे अनुभव की बुनियाद को ही बदल देते हैं। हाल के सालों में साइकेडेलिक्स पर रिसर्च ने फिर से वापसी की है, जैसे कि मैजिक मशरूम में पाया जाने वाला साइलोसाइबिन। शुरुआती नतीजे हैरान करने वाले हैं और ये दिखाते हैं कि ये डिप्रेशन और पीटीएसडी जैसी मानसिक परेशानियों के इलाज में बहुत मददगार हो सकते हैं। माना जाता है कि ये दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी को शांत कर देते हैं। ये नेटवर्क हमारे दिमाग का ऑटो पायलट है, जो अक्सर हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। इसे कुछ देर के लिए शांत करके ये पदार्थ एक तरह का मेंटल रीसेट दे सकते हैं। अब आते हैं उन तरीकों पर जो हजारों सालों से हमारे साथ हैं, ध्यान और माइंडफुलनेस। ये सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। आज का मनोविज्ञान इन्हें चेतना को जानबूझकर ट्रेन करने और बदलने के तरीकों के रूप में देखता है। ये अभ्यास हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखें और उनके प्रति ज्यादा जागरूक बने। और साइंस भी इस बात की गवाही देता है। ब्रेन स्कैन्स से पता चलता है कि ध्यान के दौरान दिमाग के उसी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में एक्टिविटी कम हो जाती है। याद है ना, ये वही नेटवर्क है जिसे साइकेडेलिक्स भी प्रभावित करते हैं। ये दिखाता है कि दिमाग के इस ऑटो पायलट को शांत करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इसका नतीजा होता है बढ़ी हुई जागरूकता, मैं और मेरे की भावना का कम होना और अपने इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल। क्या कभी किसी काम में इतने डूब गए हैं कि वक्त का पता ही नहीं चला? बस यही है प्रवाह या फ्लो की अवस्था। ये एक ऐसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव स्टेट है जब कोई चुनौती और हमारा हुनर एक परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। इस स्टेट में हम खुद को भूल जाते हैं, आत्म आलोचना गायब हो जाती है और हमारा प्रदर्शन अपने चरम पर होता है। अच्छा, अब तक हमने उन अवस्थाओं की बात की जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, पर हमारी चेतना की इस चमकते हुई सतह के नीचे क्या है? यहीं से शुरू होता है अचेतन मन का विशाल साम्राज्य। सच तो यह है कि हमारे दिमाग का ज्यादातर काम पर्दे के पीछे हमारी जानकारी के बिना ही हो रहा होता है। अचेतन को समझने के दो मुख्य नजरिए हैं। एक तरफ है फ्रायड का क्लासिक नजरिया, जो अचेतन को दबी हुई इच्छाओं, डरों और यादों का एक गहरा भंडार मानता है। वहीं दूसरी तरफ है आज का कॉग्निटिव साइंस, जो इसे दिमाग के एक सुपरफास्ट और कुशल बैकग्राउंड प्रोसेसर की तरह देखता है। जैसे कि सब्लिमिनल प्राइमिंग के एक्सपेरिमेंट्स में स्क्रीन पर एक शब्द इतनी तेजी से दिखाया जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारे बाद के फैसलों पर असर डाल सकता है। चलिए अब हम अपने सफ़र के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंचते हैं, और वो बड़ा सवाल है, आखिर ये चेतना है क्या? ये पैदा कैसे होती है? इस महान रहस्य को सुलझाने के लिए विज्ञान में कई सिद्धांत दिए गए हैं। आइए कुछ सबसे ज़रूरी सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। 3 बड़े सिद्धांतों को समझते हैं। पहला है ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी। ये कहता है कि चेतना एक स्टेज पर जलती हुई स्पॉटलाइट की तरह है। जिस भी जानकारी पर यह स्पॉटलाइट पड़ती है वो पूरे दिमाग के लिए उपलब्ध हो जाती है। दूसरा है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसका मानना है कि जब बहुत सारी अलग अलग जानकारी एक साथ जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है तो चेतना पैदा होती है। और तीसरा हायर ऑर्डर थॉट थ्योरी। ये कहता है कि सिर्फ किसी चीज को महसूस करना काफी नहीं है, चेतना के लिए ये सोचना भी जरूरी है कि मैं इसे महसूस कर रहा हूं। तो सवाल उठता है कि इन सब चीजों को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके असर बहुत गहरे हैं। मेडिकल फील्ड में ये हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज खोजने में मदद करता है। दार्शनिक तौर पर यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और क्या हमारी इच्छाएं स्वतंत्र हैं। और तकनीकी तौर पर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शायद हम चेतना को सीधे मैप कर पाएंगे और शायद उस पर असर भी डाल पाएंगे। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि चेतना कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ये अनुभवों का एक बहता हुआ, बदलता हुआ स्पेक्ट्रम है, एक विशाल आंतरिक दुनिया जिसका नक्शा विज्ञान ने अभी बनाना शुरू ही किया है। और ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी चेतना इतनी बदल सकती है, नींद में, ध्यान में या किसी और अवस्था में,
तो फिर हमारा स्थायी स्व, हमारा मैं, आखिर है कहाँ? वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।